हेलो क्लास 11, मैं हूं आपसे के टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री का जो है वो तकरीबन 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। यदि आज का ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका जो बोर्ड परीक्षा में एग्जाम होगा उसमें से आपका फुल में से फुल मार्क्स आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। हम लोग के सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, यानी कि Na का वैल्यू क्या होता है आपको पता होता है। इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। बताइए ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा डी में जो है वो यहाँ पे सही वैल्यू लिखा गया है। यानी कि एवोगैड्रो संख्या होता है तो किसके बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि यदि आप चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री का ऑफलाइन टेस्ट दें, जो ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस जो है वो हजारीबाग में चलता है, कोरा चौक के पास है। आप जो है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है वो नंबर दिया गया है, या फिर हमारा फेशियल वीडियो में भी जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप देखिए और हमारे व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम बिना समय गवाए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट टाइमिंग आपको बता देते हैं, वो है 3 से 4 और कल लास्ट टेस्ट होने वाला है हमारे ऑफलाइन क्लासेस में। उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, किसके लिए, आपके परीक्षा के लिए। बाकी ऑनलाइन हम लोग पढ़ते रहेंगे, है ना। समझ रहा कुछ। चलिए तो हम लोग कम समय लेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, बताइए। CH4 का मॉलिक्यूलर मास, यानी कि CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। देखिए कार्बन का द्रव्यमान होता है बाबू 12, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, 4 को हो जाएगा 4, जोड़ेंगे तो 12 और 4 कितना हो गया 16। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है समझने में, बहुत इजी है ना। देखिए जब तक आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है, केमिस्ट्री क्या हर एक सब्जेक्ट का एकदम धज्जियां उड़ा देने वाले हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन की हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ Mg, है ना। मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में, यानी कि नाभिक जो है वो मैग्नीशियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। तो आपको हम सिखाए हैं कि न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A-Z, यानी एटॉमिक मास में हम लोग क्या घटा देंगे, एटॉमिक नंबर। और ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है कितना है 24, यानी बड़ा वाला में हम लोग क्या घटा देंगे, छोटा वाला। तो 24 में 12 गया, कितना बचा बाबू 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 कहाँ है हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी में। कोई दिक्कत है, तीसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मजा आ रहा ना बनाने में। तो देखिए हम जैसे ही आपको क्वेश्चन बताएंगे ना, तो उससे पहले आप सोच लीजिएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो मजा आएगा आप लोगों को भी पढ़ने में और हमें तो अच्छा लग ही रहा है ना। और आज हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग इतना प्यार दें कि आज हमारा 10 के फैमिली कंप्लीट हो जाए ना, यानी कि आप अधिक से अधिक दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आज ही जो हमारा 10,000 की फैमिली बन जाना चाहिए, ताकि कल हम जब आपको अपलोड करेंगे 17 तारीख और 18 मई को 100 क्वेश्चन का वीडियो, है ना। मात्र 2 वीडियो आपको पढ़ना है और लाना है कितना, तो एकदम 38 प्लस नाम मार्क्स लाना है। तो आपको मात्र 2 वीडियो भी देख कर आप ला सकते हैं। तो हम कल वीडियो अपलोड करेंगे आपका, ठीक है। तब हम सोच रहे हैं कि कल वीडियो अपलोड करने से पहले हमारा 10K का फैमिली हो जाए, ताकि हमें भी बहुत अच्छा लगे। चलिए हम लोग के सामने देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन O2-, यानी ऑक्सीजन पर 2- चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यानी कि आयन O2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। कितना सिंपल है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम लोग ऑक्सीजन का करेंगे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका 1s2, 2s2 और फिर हो जाएगा आपका 2p4, है ना, हो जाएगा 4 और 4 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2- लगा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस पर और आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ और आ गया है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देंगे, तो 4 गो है, तो p में कितना हो जाएगा, टोटल 6 गो हो जाएगा। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2- का 1s2, 2s2 और 2p6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। कितना सिंपल है। ऐसा कहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसलिए आपको एकदम कॉन्सेप्ट से बनाना है, ऐसा नहीं कि खाली ऑप्शन रट लिए बाबू। हम जहां तक हो सकता है आपको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो। और यदि आप चाहते हैं कि पिछले 5 सालों का हम वीडियो देखें, 2019 में क्या पूछा था, 20 में क्या पूछा था, 21 में क्या पूछा था, और हम खुद से 5 मॉडल सेट पहले आपको बनाकर दे चुके हैं। साथ ही इस सबका PDF भी हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। साथ ही हमारे ये 10 वीडियो का लिंक भी इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाइए ये 10 वीडियो देख लीजिए, तब आपका 100% 40 में 40 आ जाएगा। लेकिन आप कहीं ये 10 वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं, तो हमारा कल और परसों जो 100 ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन अपलोड होगा, बस उतना भी देख लीजिए, फिर भी आपका आराम से 35, 36, 37 मार्क्स आ जाने वाला है। खैर बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बातें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि नहीं, तो हम लोग थोड़ा कम बात करेंगे। क्या बोलता है 5वां नंबर, कहता है यूजिंग SPD नोटेशन दी
ऑर्बिटल विथ द क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1 विल बी। कहने का मतलब क्या है कि आपका SBD जो है वो संकेतन द्वारा जो क्वांटम संख्या जहाँ पे n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है 3, l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है 1, तो कहता है कि इसमें से कक्षक क्या होगा, है ना, यानी कि इसका ऑर्बिटल क्या बनाएगा। तो आपको पता है कि n का वैल्यू 3 है, तो पहले रहता है n का वैल्यू, तो बन जाएगा यहाँ पे 3। और देखिए l का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू क्या है 1 है, तो आपको पता है कि l का वैल्यू जब 0 रहता है तो ये बनाता है s सबसील, l का वैल्यू जब 1 रहता है तो ये बनाता है p सबसील, l का वैल्यू जब 2 रहता है तो बनाता है d सबसील, ये सब बता चुके ना। और l का वैल्यू जब 3 रहता है तब ये बनाता है आपका f सबसील, है ना। तो यहाँ पे l का जो वैल्यू है 1 है, तो l का वैल्यू जब 1 रहेगा तो बनाएगा p सबसील, तो यह बन जाएगा 3p। क्या बन जाएगा 3p, यानी कि हमारा 3p कहाँ है बाबू, ऑप्शन नंबर सी में। कोई दिक्कत है, मजा आ गया ना। इसका सेंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3p, है ना। देखिए हिंदी इंग्लिश वाले किसी को भी टेंशन नहीं लेना है, हम आपको हिंदी में भी बताने वाले और इंग्लिश में भी बताने वाले, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा डिमांड था। पहले हम सिर्फ इंग्लिश में बताते थे, फिर बच्चों का इतना कमेंट आया कि हम सोचे चलो अच्छा बाबू बच्चे कहीं चाह रहे हैं कि नहीं भैया हमको दोनों में बताइए, तो दोनों में बता देते ना। क्या बोलता है 6 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि Fe यानी कि आयरन बिलोंग्स टू विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में जो होता है वो Fe अंतर्गत आता है, किस ब्लॉक के अंतर्गत। तो कैसे हम लोग जानेंगे, आपको पता है, हम बताएं कि आपको 30 तक एटॉमिक नंबर जो है याद करना चाहिए। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा वो हम डायरेक्ट कर दें, इसका डायरेक्ट हो जाएगा आर्गन। आर्गन में होता है 18, कितना होता है 18। इसके बाद आता है आपका 4s और फिर आता है 3d, है ना। तो इसमें हो गया 18, अब बचा हमारा कितना 26 में 8 बचा ना, तो यहाँ पे 2 जाएगा तो होगा 18 2 20 और यहाँ जाएगा 6, तो कितना हो गया 26। कोई दिक्कत है। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ भरें, लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग भरें डी में, हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरें डी में ना भरें, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरें, डी में भरें, तो ये हो जाएगा आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट। हम लोग इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग जिस जो है वो सबसेल में भरते हैं, बोल देते हैं कि उसी ब्लॉक में हमारा क्या होगा एलिमेंट होगा। तो हमारा एफ ही किस ब्लॉक का एलिमेंट बन जाएगा बताओ जल्दी, हो जाएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट। कोई दिक्कत है समझने में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि डी ब्लॉक। कोई दिक्कत है, चलिए मजा आ गया ना पढ़ने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी पी ब्लॉक तत्व का जो सामान्य वाद्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है। आपको पता है कि पी ब्लॉक का जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 और NP 1 से लेकर 6 तक। कोई दिक्कत है, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा हमारा ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा ऐसा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, है ना। 2024 में आपको पूछा था कि बताइए कि डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो डी ब्लॉक का हो जाएगा N-1 D 1 से 10 और NS2 1। ये 2024 का क्वेश्चन था, है ना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं है पी वाला, वहाँ 2024 में पूछा था कि डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आपको SPDF ये चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसके अनुसार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। ये तो बहुत बार क्वेश्चन करा चुके हैं, यानी CH4 में कार्बन का परसंकरण क्या है, कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 ऐसे रहेगा। अब सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा रहता है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 4 सिग्मा इसके पास। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो इसमें सिग्मा कितना है 4, लोन पेयर कितना है 0, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया बाबू 4 + 0 4। और जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी 3 को p और 1 को s। कोई दिक्कत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा sp3, यानी ऑप्शन नंबर सी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, देखिए बोलता है द शेप ऑफ H2O इज। बताइए H2O का जो शेप होगा यानी कि स्ट्रक्चर, यानी कि H2O की आकृति जो होगी वो क्या हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे रहेगा, यहाँ पे बीच में रहेगा ऑक्सीजन, क्या रहेगा बीच में ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ रहता है, और इसके साथ यहाँ पे 2 को लोन पेयर रहता है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं भी बेंट। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं भी बेंट शेप। क्या बोलते हैं भी बेंट, लेकिन यहाँ पे जो है वो भी नहीं लगा है, सिर्फ बेंट लगा है ना, तो उसी को सही करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुड़ी हुई। जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन हम आपको इससे पहले भी करा चुके हैं, है ना। तो जब तक आपका ये भाई आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 9 का सही आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ ClF3, यानी कि यहाँ पे ClF3 में हमको पूछ रहा है कि लोन पेयर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि ClF3 का एकाकी युग्मों की संख्या कितनी है। आप कैसे पता करेंगे, देखिए क्लोरीन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल एटम है। क्लोरीन में बताइए कि इसका मतलब सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा,
तो आपको पता है कि क्लोरीन फ्लोरो हो गया, क्लोरो ब्रोमाइड, इसके लास्ट में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 7 को कहीं भी छाप दिए। अब 3 को फ्लोरीन जुड़ा है तो एक फ्लोरीन मान लेते हैं इधर जुड़ा है, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा है, और मान लेते हैं कि एक फ्लोरीन हमारा यहाँ जुड़ा है, कहीं भी जोड़ लेते हैं, कोई जरूरी नहीं स्ट्रक्चर सही छापना। तो हमारा इलेक्ट्रॉन बच के क्या होगा? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 को बोलते हैं हम लोग, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक लोन पेयर, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना हो गया टोटल? तो 2 लोन पेयर है ना, यानी कि हमारा ClF3 में कितना लोन पेयर है? कितना हम लोग का एकाकी युग्म है? तो इसमें से 2 है। कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आ गया ना कैसे बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है, बस आपको जो हम जितना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको एकदम दिमाग में बिठाते जाना है, ठीक है। वैसे देखिए ये सब हटा दिया गया है इसको, तो इसको ध्यान नहीं देना, ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन तो आपको करा चुके हैं। देखिए क्या है, कहता है कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन C4H10 यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ, भले ही 13/2 है, कहता है कि बना रहा है CO2 प्लस H2O। तो कहता है कि ये किस तरह का रिएक्शन है, यानी कि ऊष्मा रासायनिक समीकरण यहाँ पे दे दिया गया है। बोल रहा है कि यह किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए जब भी किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है ना, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंबसन रिएक्शन। ये याद रखना हमेशा दिमाग में, जब भी किसी चीज़ का रिएक्शन कहाँ से होगा? ऑक्सीजन के साथ, तो बोल देंगे उसको क्या है कि ये कंबसन रिएक्शन है, यानी कि ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, यानी कि ये दहन एंथैल्पी है। कोई दिक्कत है समझने में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। आपको क्या क्या दिया गया उससे नहीं देखना है, बस मेन देखना है कीवर्ड आपका क्या है, ठीक। इसलिए हम आपको लास्ट में ट्रिक से बता रहे हैं। आपको जब तक क्या बोलें यार, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं ना, फिर बोलने लगेंगे तो देर हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद हो जरा सा। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन देख लीजिए, भले बड़ा है लेकिन बहुत इजी। बोलता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यानी कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, यानी कि अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी किसके बराबर होता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी होता है, मान लेते हैं ये रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन हो रहा है, तो इधर रिएक्टेंट है और ये बना रहा है प्रोडक्ट। क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। तो जो इंथैल्पी होगा किसका? तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट। वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ, जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। यानी दोनों में डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है? तो हमारा डिफरेंस ऑप्शन नंबर बी में है ना। यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, यानी कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और माइनस हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? यानी कि उत्पादकों की मानक विचरण इंथैल्पी में हम लोग घटा देंगे अभिकारकों की मानक विचरण इंथैल्पी, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वैसे जरूरी है नहीं, लेकिन देख लीजिए थोड़ा कहीं गलती से आ जाए तो। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है। 2024 में पता है क्या पूछा था? बोला था ए प्लस बी है और यहाँ पे ये बना रहा है सी प्लस डी। तो पूछा था कि बताइए इसके लिए केसी क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि पहले हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं प्रोडक्ट का और उसके बाद कंसंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट का, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन रिएक्शन, यानी कि हमको एक रिएक्शन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। बोलता है यहाँ पे कि अभिक्रिया यहाँ पे हमको दे दिया के लिए समान स्थिरांक व्यंजक है, यानी कि यहाँ पे केसी का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए हर जगह केसी लिखा है, यानी केसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या लेंगे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और फिर लेंगे हम लोग किसका? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और फिर लेंगे हम लोग किसका? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे केसी बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बोले तो CH3 COCH3, ठीक है। ये गैस है तो इसका हम लोग कंसंट्रेशन लेंगे, डिवाइडेड बाय होता है रिएक्शन ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखिए रिएक्टेंट है हमारा लिक्विड में, और कभी भी हम लोग जब हमारा केसी हम लोग निकालते हैं तो कभी भी जो हमारा लिक्विड रहेगा, क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा या फिर हमारा सॉलिड रहेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। हमेशा हम लोग किसको लेते हैं? सिर्फ गैस को लेते हैं। किसको लेते हैं? सिर्फ गैस को लेते हैं। कोई दिक्कत है समझने में आता है? ठीक है। तो हम लोग इसका जो होता है वो वैल्यू 1 हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन का, तो हम लोग इसको 1 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा ना। तो नियम से इसका सही आंसर हो जाना चाहिए आपका केसी बराबर ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर सही, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है दी फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्पीसीज NH4+। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पीसीज NH4 है, NH4+ है, ठीक है। बोलता है इसका संयुग्मी क्षार का सूत्र क्या होगा? यानी कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है, तो हम आपको सिखाएं कि जब कॉन्जुगेट बेस पूछेगा तो समझेंगे ये हमारा क्या है? एसिड। और एसिड का काम क्या होता है? H+ देना, यानी इससे H+ जैसे निकलेगा तो बन जाएगा आपका NH3। क्या बन जाएगा? NH4+ से बन जाएगा NH3। क्या बन जाएगा?
NH3 यानी कि हमारा इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा बाबू NH3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस वाला हर साल पूछता है, यानी कि 500 साल में एक भी ऐसा साल नहीं है जो नहीं पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि फॉर बेसिक सॉल्यूशन, है ना, यहाँ बोलता है कि सॉल्यूशन जो हमारा बेसिक है, तो यहाँ बोलता है कि जो यहाँ पे H3O+ को हम लोग वैसे बोल सकते हैं कि यानी H+ का कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या OH- के बराबर होगा। तो बेसिक में ऐसा नहीं होता, ये होता है न्यूट्रल में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बेसिक में आखिर क्या होगा, यानी कि क्षारीय विलयन के लिए यहाँ पे H3O+ को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन दोनों लगभग सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा सही क्या हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा यहाँ पे जो आपका H3O+, यानी कि जो आपका हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा वो यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कि लेस देन हो जाएगा किससे, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन से। तब हमारा क्या कहलाएगा, ये बेसिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेसिक। कहने का मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में ज़्यादा होना चाहिए क्या, OH- आयन, तबे ना वो बेसिक कहलाएगा। और उसमें कम होना चाहिए क्या, H+ आयन, यानी कि H3O+ आयन, तब वो क्या कहलाएगा, बेस। और मान लीजिए कहीं H3O+ ज़्यादा हो जाएगा, यानी उसमें H+ ज़्यादा हो जाएगा, और जिसमें H+ ज़्यादा होगा वो तो एसिड बन जाएगा ना। तो ये होना चाहिए कम, तो इसलिए यहाँ पे दिए हैं लेस देन का साइन, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन किधर है, OH- की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। चलिए हम लोग के सामने देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, भले आपको सिंपल लगेगा लेकिन ये अलग कॉन्सेप्ट वाला है ना। बोलता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी इन NaBH4 यानी कि NaBH4 में जो बी का ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा। आराम से ध्यान देना, हम आपको सिखाएं कि जब भी हमको जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा उसको मान लेंगे एक्स। क्या मान लेंगे, एक्स। तो यहाँ लिखा है NaBH4, क्या लिखा है, NaBH4। अब देखिए यहाँ पे जिसका पूछा है बी का पूछा है। अब बताइए कि बी मतलब होता क्या, बताइए। ये एच से होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बी से क्या होता है हमारा बोरॉन। क्या होता है, बोरॉन। तो हम लोग को बोरॉन का पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर। अब कैसे निकालेंगे, देखिए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम आपको बता चुके कितना होता है, +1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1, ठीक है, प्लस बी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, कुछ नहीं है तो मानेंगे एक्स। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, नियम से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 99% के लिए होता है कितना, +1। लेकिन NaBH4 में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो -1 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस एक ही कॉन्सेप्ट को ऐसा ध्यान में रखना है, बाकी को आप जैसे बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का -1 है, 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा -4 इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 + x, ये -4 उधर जाएगा तो बन जाएगा +4, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे x का x से रहेगा, ये 1 इधर जाएगा तो 4 में 1 घटेगा, बचेगा 3, यानी x का वैल्यू 3, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये एक स्पेशल क्वेश्चन था इसलिए हम आज की वीडियो में इसको बताएं, बाकी आपको पुराने कॉन्सेप्ट से ही चलना है। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि इन दी रेडॉक्स रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस टेक्स प्लेस, यानी कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जो है वो कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, आप कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे 2K है और यहाँ पे F2 है, यहाँ पे गैस में, और यहाँ बन रहा है 2KF, ठीक है। यहाँ पे गैस में, सॉलिड में, और यहाँ पे सॉलिड बन रहा है। आप कैसे जानेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे K पर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे इसका चार्ज 0 है, यहाँ पे इसका चार्ज कितना है, F2 का 0 है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बना रहा है 2KF, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये टूटेगा आपका पोटासियम K+ में और F टूटेगा F- में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ था पोटासियम का, यानी कि K का ऑक्सीडेशन नंबर 0, और 0 से बन गया ये +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ना। और देखिए यहाँ पे फ्लोरीन का था यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो गया -1, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बाबू, घट गया। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है उसका होता है रिडक्शन, तो इसको लेना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको पूछ रहा है बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ किसका रहा है, पोटासियम का। तो पोटासियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा पोटासियम जो है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। कोई दिक्कत है, कैसे पहचानेंगे, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉन्सेप्ट। और आपका ये भाई है तो कोई बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आता फिर भी आप सही करके आइएगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 19 का ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा चुके हैं ऐसा, इसको बहुत बार। कहता है इन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि विलगित निकाय में क्या होता है। तो आपको पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही मीटर का, और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मीटर का, यानी कि नाइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और नोर एक्सचेंज ऑफ मीटर, है ना। कहाँ, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देयर इज नाइदर एक्सचेंज ऑफ मास
और नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ना ही मास का यानी कि ना ही मैटर का और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही, यानी कि परिवेश में ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होगा, कोई दिक्कत है, ना ही होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन दी रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है, इसमें बन रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स क्या होगा। वैसे ही पूछेगा नहीं क्योंकि हटा दिया गया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। वैसे इसका आंसर होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए H2O बन रहा है, यानी कि यहाँ पे OH है और एक OH ले गया, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ Ca और बच गया CO3, तो क्या बनेगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। वैसे ही बहुत बनाना आसान है, लेकिन ये पूछेगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इन रिएक्शन, ये भी नहीं पूछेगा, इसको भी छोड़ ही देना है। अगला क्वेश्चन बोलिए, देखिए ये भी नहीं पूछेगा, इसको भी हटा दिया गया, लेकिन आपको आदरा होना चाहिए कि क्विक लाइम यानी कि आपका जो अब चूना पत्थर का यानी कि क्विक लाइम का जो कली चूना का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना का ना, यानी कि लाइमस्टोन का। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इसका सही, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या बोलता है। देखिए 24 नंबर भी क्वेश्चन है, आपको पूछने की संभावना नहीं है क्योंकि ये भी हटा दिया गया, तो इसको हम लोग कायल देखेंगे, ठीक है, इसको भी नहीं देखेंगे, ये भी नहीं पूछेगा। अगला देखिए आपके सामने यहाँ पे है ना, ये भी नहीं पूछेगा, इसको भी हटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत बार पूछा गया है ना, इसको आराम से देखना है। यहाँ पे लिखा गया ऐसे 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 और ऐसे है ना, इसी तरह ना है, हाँ ऐसे और ऐसे, ठीक है। बोलता है कि इसका क्या नाम है, तो सबसे पहले ये साइकिल में है और क्या गो कार्बन है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो बोल देंगे साइक्लोपेंटेन। क्या बोल देंगे, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो साइक्लोपेंटेन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्या बोलता है, कहता है IPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CO एंड CH2 CH3, यानी कि इसका हमको IPAC नेम पूछा है। तो देखिए सिंपल है, नंबरिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लोग नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर से भी करेंगे 3 नंबर पे आएगा और इधर से भी करेंगे तो 3 नंबर पे आएगा, तो इधर से ही करते हैं 1 2 है ना 3 और यहाँ बचका 4 और ये हो गया आपका 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए एक भी ब्रांच नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट नाम लिखेंगे। 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं बाबू, पेंट हो गया। यहाँ पे हर जगह सिंगल बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल और ये ट्रिपल डबल है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं ANE, तो पेंटेन हो गया। अब यहाँ पे कीटोन कहाँ पर प्रेजेंट है, 3 नंबर कार्बन पे, तो यहाँ लिखेंगे 3, और कीटोन के लिए हम लोग यूज करते हैं ONE। क्या यूज करते हैं, ONE, तो बन गया पेंटेन 3ONE है ना, लेकिन यहाँ पे 2 भवेल एक साथ नहीं रहता, तो ये हट जाएगा, तो बन गया पेंटेन 3ONE। तो यहाँ पे पेंटेन 3ONE कहाँ है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही, यानी पेंटेन 3ON। कोई दिक्कत है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान और इजी। क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि CH2 अणु में उपस्थित जो सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड है वो कितना, बहुत इजी, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। एक बॉन्ड जब रहेगा सिंगल बॉन्ड तो उसमें से एक सिग्मा रहेगा, सिंगल बॉन्ड में ओनली 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा और एगो पाई, और ट्रिपल बॉन्ड कहीं रहेगा कार्बन कार्बन के बीच तो एगो सिग्मा और 2 गो पाई रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर छापते हैं। देखो CH2 है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C और एगो H ऊपर देते हैं और एगो H नीचे। कोई दिक्कत है। डबल बॉन्ड फिर एगो C एगो H ऊपर और एगो H नीचे, ठीक है। देखिए सिंगल बॉन्ड तो यहाँ 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा 3 सिग्मा और यहाँ 1 सिग्मा 4 सिग्मा, यानी हमारा आ गया 4 सिग्मा। कोई दिक्कत है। फिर यहाँ एक है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा और एगो पाई, तो एगो और सिग्मा आ गया यहाँ पे 1 सिग्मा और प्लस में एगो पाई है ना, तो टोटल जोड़ेंगे यहाँ पे तो 4 और 1 5 सिग्मा और 1 पाई, 5 सिग्मा 1 पाई, 5 सिग्मा और 1 पाई, लेकिन हमको पूछा है सिर्फ सिग्मा, तो सिग्मा हमारा 5 है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे। चलिए हम लोग के सामने देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा बहुत नया क्वेश्चन है इसलिए हम आपको इसके लिए लाए हैं। क्वेश्चन क्या है कि C6H5 यहाँ पे फ्री रेडिकल, क्या फ्री रेडिकल, ठीक है। तो बोलता है कि इसका नाम क्या होगा। देखिए C6 और H6 होता है बेंजीन का, आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं, बेंजीन को, और बेंजीन यहाँ पे फ्री रेडिकल है, मतलब समझना है कि वो ब्रांच में है, और ब्रांच में जब रहता है बेंजीन तो उसको पढ़ते हैं हम लोग फिनाइल। क्या पढ़ते हैं, फिनाइल, और उस पर है फ्री रेडिकल तो उसको बोलेंगे फिनाइल फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे, फिनाइल फ्री रेडिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिनाइल मुक्त मूलक, यानी कि आपका जो बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला बोलता है कि द रिएक्शन, ये रिएक्शन में क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे। वैसे ये पढ़ना 12th में नियम से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे रिएक्शन है बेंजीन के साथ, यहाँ पे जो है वो CH3Cl जो है वो रिएक्शन कर रहा है अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बना रहा है आपका यहाँ पे बेंजीन और उसके ऊपर लगा CH3 और यहाँ पे बन रहा है HCl। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्राइडर-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। वैसे पूछेगा नहीं लेकिन हम बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो पूछेगा ही पूछेगा। बोलता है कि IPAC नेम ऑफ दी प्रोडक्ट्स
ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ पेंट 2Ne, यानी कि पेंट 2Ne से जो प्रोडक्ट बनेगा, ये मतलब क्वेश्चन तो हूबहू हम कई बार करा चुके हैं। देखिए पेंट 2Ne है, पेंट 2Ne कहने मतलब क्या है कि C5 है ना, कार्बन 5 को होगा, और 2Ne यानी कि डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पेंट 2Ne को ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, देखो 5 कार्बन है, CH3 है ना, CH2, और यहाँ पे लिख सकते हैं CH2, ठीक है। फिर लिख सकते हैं यहाँ पे 3 को हो गया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ हो जाएगा CH, और फिर यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक है। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन हो गया, और दूसरा पर लगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो पेंट 2Ne हो गया। इसका करेंगे ओजोनोलाइसिस यानी कि O3 से, है ना, किसके प्रेजेंस में, तो जिंक के प्रेजेंस में। तो जिंक एक ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा और 2 ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, इधर रहेगा और इधर। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, बनेगा आपका CH3, ठीक है, फिर CH2, क्या बनेगा CH2, और यहाँ पे CH और O को ले लेगा तो बन जाएगा CHO। फिर और क्या बनेगा प्लस में बनेगा, देखिए यहाँ बनेगा CH3, चलिए बनेगा CH3, और फिर बनेगा यहाँ पे CH, और फिर बन जाएगा O, क्योंकि यहाँ पे CH3 और CHO, कोई दिक्कत है। यानी हमारा क्या बन गया, एक बन गया 1 2 3 कार्बन का, 3 कार्बन को इथेन मेथेन प्रोपेन, और यहाँ पे लगा एल्डिहाइड, तो प्रोपेनल, और यहाँ पे बन गया 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, तो प्रोपेनल इथेनल, है ना, प्रोपेनल इथेनल, प्रोपेनल इथेनल, प्रोपेनल इथेनल। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, प्रोपेनल इथेनल। कोई दिक्कत है समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वाले समझ गए ना, यहाँ पे बन जाएगा प्रोपेनल और इथेनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 33 नंबर कहता है इन द कंबशन रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन, है ना, यानी कि यहाँ पे ब्यूटेन जो है उसका हम लोग कंबशन रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि O2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तब जो होगा वो इन चारों में से हमें कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 33 का, वैसे ही पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग लेंगे 13/2 ऑक्सीजन, ठीक है। कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे O2 लिख दीजिए, और हम लोग बैलेंस करके देखेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस करके देखेंगे, तो हमारा 13/2 भरना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन जरूरी है नहीं, बस 2 क्वेश्चन बचा, आराम से देखना है। क्या कहता है यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में शायद इससे नहीं पूछा था, लेकिन पूछ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3-4 बार इससे क्वेश्चन पूछा है, और सेम क्वेश्चन पूछा है, बोलता दी कॉमन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है, तो इसको पहचानने का नियम क्या होता है कि सेकेंड एलिमेंट को देख लें, जैसे एक्स और वाई है, तो देखेंगे कि सेकेंड एलिमेंट को कि वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड बनाना चाहिए, तब वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका OH, ठीक है, यानी OH एल्कोहल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर E। लेकिन बहुत बच्चे कॉन्सेप्ट में इसको सही करेंगे, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए हम लोग CHO जब छापेंगे तो यहाँ पे बनेगा यहाँ पे COO, और यहाँ पे बनेगा H, तो देखिए कार्बन के बगल वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया ना, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर E, ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे कहता है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड रेन। ये क्वेश्चन ऐसे हटा दिया गया, इसको पूछेगा नहीं, ठीक है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी कल वेट कीजिएगा शाम 6:30 बजे 100 क्वेश्चन वाला वीडियो अपलोड होने वाला हर एक सब्जेक्ट का।